हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आपकी हिंदी टीचर मुनीश। बेटा, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9। ये एक कविता है और इसका शीर्षक है एक माँ की बेबसी। और इसके जो कवि हैं उनका नाम है कुंवर नारायण। ये ध्यान से देखिए, कुंवर नारायण कैसे लिखा हुआ है। कै को छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर अनुनासिक है। ठीक है, इसके ऑडियो में सारी कहानी समझा दी है मैंने कि ये एक मूक बच्चे की कहानी है। मूक मतलब गूंगा और बहरा बच्चा। वो बच्चा नहीं बोल सकता था और नहीं वो सुन सकता था। उस बच्चे के बारे में ये कहानी है। ऑडियो को ध्यान से सुन लेना। अब हम शब्दार्थ करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला शब्दार्थ है वो है अदृश्य। अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है बेटा जो दिखाई नहीं दे। जो कहते हैं कि गायब होना, गायब होना भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो दिखाई न दे, दिखाई न दे। इसका मतलब हम गायब भी लिख सकते हैं कि भाई गायब हो गया। जो दिखाई नहीं देता है गायब हो गया, गायब भी लिख सकते हैं। और जो दिखाई नहीं दे। ठीक है, अगला जो हमारा शब्दार्थ है वो है अजूबा। अजूबा का मतलब होता है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी न हो, रहस्यमयी। रहस्य ऐसे लिखा जाएगा ना, रहस्य लिख लो पहले, फिर मैं और ये को बड़ी ई की मात्रा, रहस्यमयी। अजूबा का अर्थ होता है रहस्यमयी। अगला जो हमारा शब्दार्थ है वो है भयभीत। भयभीत, भयभीत होता है बेटा डरा हुआ। यूं कहते हैं कि भाई वो बड़ा भयभीत लग रहा था, डरा हुआ लग रहा था, डरा हुआ। भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ, डरा हुआ। अगला जो हमारा शब्दार्थ है वो है घबराना। घबराना भी बेटा डरना ही होता है कि भाई वो घबरा गया, डर गया। ठीक है, घबराना क्या होता है? डरना। घबराना भी डरना ही होता है। अगला जो हमारा शब्दार्थ है वो है छटपटाहट। छटपटाहट, छटपटाहट होता है बेचैनी। बेचैनी कि भाई उसको कहीं भी चैन नहीं पड़ता, बेचैनी रहती है, छटपटाहट। ठीक है, छटपटाहट क्या होता है? बेचैनी। अगला जो हमारा शब्दार्थ है वो है बेटा बेहतर। क्यों कहते हैं कि ये तो उससे भी बेहतर है। बेहतर मतलब बढ़िया है, बढ़िया। बेहतर का मतलब क्या होता है? बढ़िया। ठीक है, अगला जो हमारा शब्दार्थ है वो है बेटा झलकती। यूँ कहते हैं कि भाई उसके मुंह से ही उसकी बेबसी झलक रही थी, या उसकी मासूमियत झलक रही थी, या उसके मुंह पर उसका डर झलक रहा था। झलकती मतलब दिखाई देती, कि चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा उदास है। झलकती मतलब दिखाई देती। ठीक है, दिखाई में ई बड़ी आएगी और दे को छोटी ई की मात्रा लगेगी। और हमारा लास्ट जो शब्द है वो है बेबसी। बेबसी का मतलब होता है बेटा लाचारी। बेबसी का क्या मतलब होता है? लाचारी। मतलब चाहकर भी हम कुछ समाधान नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसको लाचारी कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अदृश्य जो दिखाई न दे, अजूबा रहस्यमयी, भयभीत डरा हुआ, घबराना, छटपटाहट होता है बेटा बेचैनी, और बेहतर होता है बढ़िया, और झलकती होती है दिखाई देती है। कहते हैं कि उसके मुंह पर ही उसके उदासी झलक रही थी, दिखाई दे रही थी। बेबसी होती है लाचारी, की ऐसी परिस्थिति कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। ठीक है, उसको बेबसी कहते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1। तो देखो बेटा, हमारा प्रश्न नंबर पहला है, यद्यपि बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर कवि ने उसे अनजान पड़ोसी क्यों कहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनको तो हम जानते हैं, लेकिन अनजान बोला है फिर भी उसको कि अनजान पड़ोसी है। तो अनजान क्यों है वो? तो अनजान तो उसको कहते हैं ना जिसको जानते नहीं। तो रतन को अनजान क्यों कहा है? उस बच्चे को अनजान क्यों कहा है? देखिए सुनिए कि वो बच्चा कैसा था। वो बच्चा मूक था। मूक मतलब गूंगा बहरा। मूक ऐसे लिखा जाएगा
कि उसको न तो सुनाई देता था और न ही वो बोल सकता था। और जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तो उसका ये नहीं पता चलेगा कि इसको किस तरह के खेल पसंद है, किस तरह का इसका स्वभाव है, किन बातों पर इसको गुस्सा आता है, कौन सी बातें इनको अच्छी लगती हैं, उनका पता नहीं लगता। इसलिए कवि कहता है कि बच्चे उसके प्रति ध्यान नहीं देते थे, इसलिए कवि ने उसको अनजान पड़ोसी कहा है। फिर से सुन लीजिए कि कवि के पड़ोस में रहने वाला बच्चा गूंगा बहरा था, वह बोल नहीं सकता था। दूसरे बच्चे उसकी भावना और इच्छाओं को नहीं जानते थे। दूसरे बच्चे इसलिए उस बच्चे की ओर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए कवि ने उसे अनजान पड़ोसी कहा है। तो भावनाओं ऐसे लिखा जाएगा, उसकी भावनाओं और इशारों को नहीं समझते थे कि वो इशारे करता था ना कि कोई, तो वो बच्चे समझते नहीं थे कि ये क्या कह रहा है। भावनाओं ध्यान नहीं देते थे कि वो तो उसको बोलना नहीं आता था ना, तो वो तो उन बच्चों के साथ खेलेंगे जो उनके साथ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, जो उनकी भाषा बोलते हैं, तो उसकी ओर वो ध्यान ही नहीं देते थे। इसलिए कवि ने उसको अनजान पड़ोसी कहा। एक ये देखिए, यद्यपि ये ऐसे लिखा मिलेगा सॉफ्टवेयर में और किताब में भी, दे और ये इकट्ठा कर दिया है यहाँ पे, और तुम ऐसे ही लिख दोगे। इसको मैंने अलग करके लिखना सिखा रखा है, ये आधा दे और ये ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा है, आपको इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, प्रश्न एक समझ में आ गया। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक माँ की बेबसी कविता में क्या दर्शाया गया है? एक माँ की बेबसी, ये कविता का नाम है कि भाई ये एक माँ की बेबसी जो कविता है हमारी, उसमें क्या बताया गया है, क्या दर्शाया गया है, ये पूछा है आपसे। तो देखिए इसमें क्या दर्शाया गया है या क्या बताया गया है। पूरा उत्तर नहीं लिख रही हूँ, जो मुश्किल शब्द है वो बता रही हूँ, असाइनमेंट में दे रखे हैं, समझाने के लिए बनाई है वीडियो। तो देखिए क्या बताया है, इस कविता में एक मूक बच्चे की कहानी है। मूक मतलब गूंगे बहरे बच्चे की कहानी है। वह बच्चा दूसरे बच्चों से घबराता था, तो उसकी माँ सोचती थी कि थोड़ी देर ये बच्चा खेल ले, मेरा बच्चा भी। तो उसकी माँ जब तक वो बच्चा खेलता था उसके पास बैठी रहती थी और उसको देखती रहती थी, और मन ही मन उसकी माँ मन में दुखी होती थी, उसको बेचैनी होती थी कि मेरा बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह से बोले। लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, वो इसमें कुछ मदद नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही बोले, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। तो इस माँ की इसी बेबसी को इस कविता में दर्शाया गया है कि उसकी माँ अंदर ही अंदर छटपटा रही है, उसकी माँ को अंदर ही अंदर पीड़ा है, दुख है, दर्द है कि मेरा बच्चा भी बोले, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, बेबस है। तो उसकी माँ की इसी बेबसी को इस पाठ में या इस कविता में दर्शाया गया है, बताया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करेंगे हम। हमारा प्रश्न नंबर 3 है बेटा, कवि ने रतन को टूटा खिलौना क्यों कहा है? टूटा खिलौना क्यों कहा है उसको, ये तो ध्यान से सुनिए इसके उत्तर को। कि जब कोई खिलौना टूट जाता है ना, तो वह पहले जैसा आकर्षक नहीं रहता, कि पहले जैसा सुंदर नहीं दिखता, और कोई भी बच्चा उस टूटे हुए खिलौने से नहीं खेलना चाहता, टूटे हुए खिलौने की तरफ नहीं देखता। तो रतन भी गूंगा बहरा था। कैसा था? गूंगा बहरा। ऐसे लिखा जाएगा या मूक लिख सकते हैं इसकी जगह पर आप, गूंगा बहरा था। बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे, ध्यान ऐसे आएगा। इसलिए कवि ने रतन को टूटा खिलौना कहा है। क्यों कहा है? जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह पहले जैसा सुंदर नहीं लगता, और बच्चे उस टूटे खिलौने के प्रति ध्यान नहीं देते, वो नए खिलौने से खेलना चाहते हैं। इसलिए वो रतन था, कैसा था? गूंगा बहरा था, बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए कवि ने रतन को टूटा खिलौना कहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4,
वो है कवि ने रतन को, रतन में तय पूरा है भाई, कवि ने रतन को अजूबा क्यों कहा है? अजूबा क्यों कहा है? अजूबा क्यों कहा है? देखिए, अजूबा का अर्थ क्या होता है? मैंने शब्दार्थ में करवाया था। अजूबा का अर्थ होता है रहस्यमय। रहस्यमय, पहले रहस्य लिख लो, ऐसे यूं लिख दिया रहस्य, अब मई, मैं और ये को बड़ी ई की मात्रा, कि अजूबा का अर्थ होता है रहस्यमय। रहस्यमय का क्या मतलब समझे? कि ऐसी चीज जिसके बारे में हम नहीं जानते हूँ कि ये क्या है, कैसी है, किस कैसे गुण दोष है। तो ऐसे ही वो रतन था, वो गूंगा बहरा था, वो बोल नहीं सकता था। जब तक बच्चा नहीं बोलेगा उसका ये पता नहीं चलेगा कि इसको किन बातों पर गुस्सा आता है, कौन सी चीजें इसको अच्छी लगती हैं, ठीक है, किन बातों को ये पसंद करता है, कौन से खेल ये खेलना चाहता है। तो किसी को पता ही नहीं था रतन के बारे में, इसलिए कवि ने रतन को अजूबा कहा है। फिर से सुन लीजिए, अजूबा का अर्थ होता है रहस्यमयी। और बच्चे, रतन गूंगा और बहरा बच्चा था, बच्चे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए कवि ने रतन को अजूबा कहा है। अगला जो हमारा लास्ट प्रश्न है, इसका एक प्रश्न बेटा क्या बन सकता है? इसी से बन सकता है कि कवि ने रतन को क्या क्या कहा है। क्या क्या कहा है? एक तो टूटा खिलौना कहा है, दूसरा अजूबा कहा है, दो शब्द यूज किए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अब जैसे जैसे बेहतर समझने लगा हूं। ये एक लाइन है, एक पंक्ति है इस कविता में। अब जैसे जैसे बेहतर समझने लगा हूं, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का या इस लाइन का, ठीक है, पंक्ति ऐसे लिखा जाएगा, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? अब जैसे जैसे बेहतर समझने लगा हूँ। बेहतर का मतलब मैंने क्या बताया था? बढ़िया। कि जैसे जैसे बेहतर समझने लगा हूँ, इस लाइन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा। तो अब जैसे जैसे बेहतर समझने लगा हूँ, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कि कवि पहले छोटा बच्चा था, उसको उसकी माँ की बेबसी का, उसकी माँ का दुख का अंदाजा नहीं था कि इसकी माँ कितनी दुखी है अंदर से अपने बच्चे को देखकर। तो कहता है जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ तब मैं अच्छी तरह से समझाऊँ किसको? उसकी रतन की माँ के दुख को, उसकी माँ की बेबसी को, कि उसकी माँ कितनी बेबस थी, कितनी दुखी थी। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ है कि कवि अब जैसे जैसे बड़ा हुआ है तो उसने उसकी माँ के दुख को या उसकी माँ की पीड़ा को अच्छी तरह से समझा है। ठीक है, दुख लिखें तो दुख ऐसे लिखा जाएगा, दुख को। पीड़ा लिखें कि उसकी माँ की पीड़ा को, तो ऐसे लिखेंगे। बेबसी लिखे, उसकी माँ की बेबसी को अच्छी तरह से समझा है तो बेबसी ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि अब कवि जैसे जैसे बड़ा हुआ है उसने उसकी माँ की दुख को, उसकी माँ की पीड़ा को अच्छी तरह से समझा है कि उसकी माँ अंदर से कितनी दुखी है। अब कवि को जब भी रतन की याद आती है तो उसकी माँ की पीड़ा उसके अंदर भर जाती है कि उसकी माँ कितनी दुखी होती थी। उसकी माँ की पीड़ा उसको और भी ज़्यादा कचोटती है, दुखी करती है। ठीक है बेटा, इस असाइनमेंट को ध्यान से देखना, इस वीडियो को सुनना और फिर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना और याद भी करना, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा होंगी ना, तो ध्यान से देखना और सुनना। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।